एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो बेटा स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अभी हम 30th ऑफ जून, दैट इज यस्टरडेज न्यूज़पेपर, दैट इज इंडियन एक्सप्रेस, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आए हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज है कंसिडरिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस फॉर यूपीएससी एज वेल एज पीपीएससी। तो फोकस के साथ चलो शुरू करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग। तो पहली न्यूज बेटा इट्स मोर ऑफ फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको ध्यान जरूर रखना बिकॉज इसके अंदर एक नई टनल की बात आई है, जबकि इसमें ज्यादातर ये रेफरेंस दिया गया है कि जो भी आपके डिफरेंट वर्कर्स हैं वो किस तरह से अपना काम पूरा करते हैं, किस तरह से उनको कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। वो दैट इज नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए कौन सी टनल है ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको पीसीएस में इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। Now there are many stories behind 4.896 kilometer long 8-lane tunnel on Delhi Mumbai Express that will cut through Mukandra Hills in Rajasthan's Kota। तो जो उसके बैकग्राउंड स्टोरीज में बताई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे जो है वो बन रहा है और मुकुंदरा हिल्स जो है वो आपके राजस्थान कोटा वहां से ये गुजर रहा है। ये लेंथ है इसकी 4.89 किलोमीटर लॉन्ग रहेगा और इसके अंदर 8 लेन जो है वो वहां पे वर्कआउट कर पाएंगी एट द सेम टाइम। So one of them is that, अभी ये कहानी हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें लिंक करना है टनल which falls between that is Umeedpur and Nayagaon village in Kota is a key link of Delhi Mumbai Expressway, one of the most ambitious national project ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अंडर ही ये बन रहा है। और मेजर कौन सा प्रोजेक्ट है? दैट इज अंडर भारतमाला परियोजना। तो इसको आपने जस्ट दिमाग में रखना है कि भारतमाला परियोजना के अंदर जो है वो आपकी ये टनल वो बन रही है एंड विद अ विड्थ ऑफ 22 meters and a height of 11 meters, it is also one of the widest tunnels in the country, passing through different rock masses and substrata that include sandstone, shale, siltstone, mudstone and limestone। तो 22 मीटर जो है इसकी विड्थ है और हाइट 11 मीटर है, तो ऑब्वियसली ब्रॉडनेस के अंदर ये हमारी काउंट की जा रही है। बस इतना सा आपने जो है वो ध्यान में रखना है। एंड इन द प्रोजेक्ट द क्लस्टर इज डिवाइडेड, और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ये क्लस्टर आपका चल रहा है which is divided into 53 packages. The Umeedpura Nayagaon tunnel is being constructed by a joint venture of Dilip Building Limited। तो ये बिल्डिंग वगैरह कौन से कंस्ट्रक्ट करे इसको भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, हाँ, लेकिन इसका शेड्यूल था 2024 का, लेकिन ये थोड़ा डिले हो गया है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, कहां से निकल रहा है? मुकुंदरा हिल राजस्थान कोटा से। 4.89 किलोमीटर लेंथ है, 8 लेन जो है वो इसकी विड्थ है टनल की। बस ये आपने ध्यान में रखना है। दिस इज मेनली फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप याद कर लेना बेटा। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो बेटा आपकी न्यूक्लियर सेक्टर को लेके है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इसको ध्यान से पढ़ते हैं और ये आपका मेंस का कंपोनेंट भी रहेगा, दैट इज GS3, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कुछ लॉज के रिलेटेड जो है वो चेंजेस किए जाने हैं, इसलिए GS2 के साथ एक भी क्वेश्चन बनता है आपका। और हम न्यूक्लियर सेक्टर जो है वो ओपन करने जा रहे हैं फॉर प्राइवेट एरियाज, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसमें से की पॉइंट्स अभी हम डिराइव कर लेते हैं और इसमें कुछ एक्ट का जिक्र आया है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक्ट को लेके डायरेक्टली आपको प्रीलिम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस वजह से इसको ध्यान से अभी डिस्कस करते हैं। Now legislative groundwork is underway for multiple amendments to 2 overarching laws governing the country's atomic energy sector। कंट्री के एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को लेके 2 इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट जो है अभी सोची जा रही है। The changes will align them with legal provisions globally। इस चीज का सहारा लिया जा रहा है कि जो हम चेंजेस करेंगे इससे हम जो हमारे ऊपर ग्लोबल कंसर्न्स हैं वो उसके साथ हम डेफिनेटली अलाइन कर पाएंगे। जो ग्लोबल डिमांड है उसके प्रो जो है वो हम अपने लॉज बना पाएंगे। ये एक अच्छा स्टेक है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि हमें ये अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। नाउ इससे क्या होगा? सेट द स्टेज फॉर ओपनिंग अप इंडिया सिविल न्यूक्लियर सेक्टर। Now the first is the easing of provision of India's nuclear liability law called, now this is your law, Civil Liability for Nuclear Damage Act
2010, CLNDA, ये हमारा एक एक्ट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 2010 का है. Is sought to create a mechanism for compensating victims from damages caused by a nuclear accident and allocating liabilities and specifying procedures for compensation. तो इस एक्ट के अंदर ये जिक्र किया गया है कि अगर कभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्सीडेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो विक्टिम्स को कंपनसेशन देना है, और वो कंपनसेशन कौन देगा इसके बारे में इसमें डिटेल में लिखा गया है. तो अभी इशू क्या आया? इशू अभी ये आया है, जो भी मैं आपको डिस्कस कराती हूँ, कि इट वाज सब्सिक्वेंटली साइटेड एज एन इम्पेडिमेंट बाय फॉरेन इक्विपमेंट वेंडर्स such as US based Westinghouse Electric and French nuclear company, that is Framatome. This was on the ground that these legislation channelized operators liability. तो दो हमारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, एक है वेंडर और दूसरे हैं आपके ऑपरेटर. वो लोग जो कि सप्लाई करते हैं ये सारे कंपोनेंट्स, और दूसरा वो एजेंसी जो कि ऑपरेट करती है. तो जब कभी भी आपका न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो विक्टिम्स को जब कंपनसेशन देनी होती है तो जो वेंडर्स हैं ये लायबिलिटी, जो ऑपरेटर्स हैं वो लायबिलिटी डाल देते हैं वेंडर्स के ऊपर. और जनरली वेंडर्स हमारी फॉरेन कंपनीज होती हैं जहां से वो हम सामान मंगाते हैं. अब इन लोगों को ये इशू है कि ये हमारे ऊपर ना डाला जाए, इस वजह से आप अपने एक्ट्स के अंदर चेंजेस करो. और इंडिया करने भी जा रहा है, अदरवाइज ये अपनी सप्लाईज हमें कम कर देंगे. और हम ये करने जा रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट ये प्ली ले रही है कि ऐसा हमें करना ही पड़ेगा, बिकॉज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ भी हमें चलना पड़ेगा. और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने लॉज के अंदर चेंजेस करें. इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर को भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की ऑपरेशन जो है वो ओपन करने की अभी जो है वो सोचा भी जा रहा है. इस वजह से इन एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट्स की अभी जो है वो प्रोसेसिंग चल रही है. सो दिस इज ऑल व्हाट द न्यूज अबाउट. अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं. तो दो यहाँ पे वेंडर्स का जिक्र आया, एक आपका यूएस बेस्ड जो है वेस्टिंग हाउस है इलेक्ट्रिक, और दूसरा फ्रेंच न्यूक्लियर कंपनी है फ्रैमटन, जो कि इस बारे में ज्यादा प्रेशर कर रही है. और अभी now this was on the ground that this legislation channelized operators liability to suppliers through a provision called right of recourse of the operator. तो ये राइट ऑफ द रिकोर्स ऑफ द ऑपरेटर के बेसिस पे अभी तक के जो लॉ हैं उसके आधार पे ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं ये लायबिलिटी सप्लायर्स के ऊपर डाल देते थे. नाउ अब ये सप्लायर्स इसी बात को कह रहे हैं कि इस बेसिस पे जनरली जो आपके ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एन ऑपरेटर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट वुड टिपिकली बी अ कंपनी such as NPCL, while the suppliers could जो है include some foreign reactor manufacturer such as your Westinghouse or Framatome, but also domestic equipment supplier भी आपके हो सकते हैं. तो ये जनरली उसके बेसिस पे उनको पास ऑन कर देते हैं. Now foreign vendors both involved in the nuclear island and the conventional parts of an atomic power project cited this specific provision of the operator's right to recourse as a reason for worries. यही फॉरेन कंपनीज की वरी है अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, कि हम इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करें, ड्यू टू फियर ऑफ दिस इनकरिंग फ्यूचर लायबिलिटी इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, कि आगे चल के अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो फिर ये लायबिलिटी हमारे ऊपर डाल दी जाएगी एज पर द एग्जिस्टिंग एक्ट्स इन इंडिया. इस वजह से फिर ये बात की जा रही है कि इसकी जो सेक्शंस हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि इनकी सेक्शन है सेक्शन बी, इसकी 17B, विच इज बेसिकली सीन टू बी at odds with the similar nuclear liability legislation enacted worldwide. तो वर्ल्ड वाइड भी इस तरह के लेजिस्लेशन इनेक्ट नहीं किए जाते, वहां पे ये लायबिलिटी सप्लायर पे नहीं होती. इस वजह से हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम इसको चेंज करें, और इसी सेक्शन की जो है वो ज्यादा बात इस न्यूज के अंदर जो है इन्होंने हमें दी है कि इसके अंदर चेंजेस करेंगे. सो देयर आर नाउ मल्टीपल अमेंडमेंट्स बीइंग वर्कड आउट, तो इसीलिए इसके बारे में अमेंडमेंट्स की सोचा जा रहा है. And including your section 17 on par in international benchmark, the others is to clarify the definition of supplier and address the concern raised by domestic nuclear equipment manufacturers. इसके साथ ही हमारे कुछ domestic nuclear equipment manufacturers हैं, वो भी इस बात को उठा रहे हैं कि हमें भी इस बात से डर लगता है कि आगे जाके लायबिलिटी हम पे आ सकती है आपके एक्सीडेंट्स की. तो इस वजह से फिर यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि द ऑफिशियल सेड दैट इन एनी केस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन इंडिया हैव टू गो थ्रू ए वेटिंग बाय कंट्रीज एटॉमिक रेगुलेशन. लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एटॉमिक जो एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड है वो ऑलरेडी पावर्ड है और ये सब चेक करता है.
that is the right of recourse to be expressly provided for in contract in writing while clearing all future contracts. और contracts के अंदर भी ये सारी चीजें ऑलरेडी अच्छे से लिखकर बताई जाती हैं, तो इस वजह से उसमें भी ध्यान दिया जाएगा ही. And there is also deliberation on capping the liability of equipment vendor both in terms of limiting the monetary exposure to the original value of the contract as possible time frame limitation on when this liability would apply. तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अच्छे से सारी लायबिलिटी लिख दी जाएगी. एंड व्हाइल दिस वाज बीइंग टारगेटेड फॉर द अपकमिंग मॉनसून सेशन, तो ये अपकमिंग मॉनसून सेशन के अंदर हमारा ये जो एक्ट है इसके अंदर अमेंडमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली इंट्रोड्यूस की जाएंगी. And there are also deliberation on capping the liability of the equipment of the vendor, तो इस वजह से इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा. And second major amendment in the work is aimed at enabling private companies. Now this is second important point. अभी दूसरा इसमें क्या चेंज ला रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज टू एंटर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस इन इंडिया could also set the stage for foreign companies to potentially take minority equipment exposure in upcoming nuclear power project. तो अभी आपका आउटसाइड भी एंड विद इन कंट्री भी हम प्राइवेट कंपनीज के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन को ओपन करने जा रहे हैं. एंड हिदरटू एटॉमिक एनर्जी हैज बीन वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्लोज सेक्टर, जबकि ये हमारा अब तक का सबसे क्लोज सेक्टर है. The set of legal amendments are being seen as a reform push that could help leverage the commercial potential of Indo-US civil nuclear deal nearly 2 decades after it was inked. तो अभी ये ऑलरेडी हमारी जो इंडो-यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हो चुकी है उसके भी पैरेलल चलेगा कि हम सही है इसको अगर प्राइवेटाइज कर दे तो. एंड नाउ न्यू दिल्ली इज आल्सो कीन टू द पैकेज दिस एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आउटरीच with Washington DC, which would eventually culminate with a trade pact that is currently under negotiation. तो already हमारा trade pact यूएस के साथ चल रहा है, वो भी हो सकता है फाइनलाइज हो जाए because of the amendments in these acts. So amendments to the second जो है key legislation that is your Atomic Energy Act जो है 1962 का, इसके अंदर बदलाव are being initiated to enable private companies and possibly even foreign players at a later stage. आगे चल के इसके लिए प्रोविजंस भी बनाएंगे कि फॉरेन जो है कंपनीज भी इसके अंदर एंटर कर सके. एंड द गवर्नमेंट हैज कमिटेड टू गेटिंग बोथ दीज लेजिस्लेशन पास इंक्लूडिंग एन एक्सप्लिसिट एश्योरेंस टू दिस इफेक्ट मेड इन यूनियन बजट. And the amendment in this CLNDA would effectively bring India's nuclear liability legislature framework और internationally भी हम एंटर कर जाएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट, जो कि किसके साथ है, इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ 1997 कन्वेंशंस ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन ऑफ न्यूक्लियर डैमेज CSC, दैट इज Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage, which sought to establish a worldwide liability regime. Under this, a country that is a party to either the 1963 Vienna Convention or 1960 Paris Convention could automatically become a party to the CSC. ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, यहाँ से स्टेटमेंट्स ले सकते हैं कि जिन्होंने साइन किए हैं वियना कन्वेंशन या पेरिस कन्वेंशन के, वो ऑटोमेटिकली ही मेंबर बन जाते हैं CSC के, उसके पार्टी बन जाते हैं. while a country that was not a party to either of these conventions could also become a party to CSC. अगर आप इसके मेंबर नहीं हो, पार्टी नहीं हो, तो अलग से भी आप साइन करके CSC का हिस्सा हो सकते हो. if it is national law on nuclear liability were to be in compliance with the provision of CSC and its annexure. अगर आपके लॉज जो है वो एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन अंडर दिस CSC है तो. एंड इंडिया, ये ध्यान दो, इंडिया नॉट बीइंग ए पार्टी टू द वियना एंड पेरिस कन्वेंशन, हम इनमें से किसी भी कन्वेंशन का अभी तक हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने साइन किया CSC ऑन 29 अक्टूबर 2010. सो हम CSC का हिस्सा है on the basis of its national law, namely CLND Act and ratified in जो है 2016 में हमने इसको रेटिफाई किया the state party. Now the tweak now proposed by CLND Act would align it further with CSC provision. तो हमारा एक्ट हम डेफिनेटली अमेंड करके इस प्रोविजन के साथ लिंक करने जा रहे हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, दो रीजंस बताए हैं. एक तो आपका
जो फॉरेन से हमें सप्लायर है वो खुश नहीं है, बिकॉज किसी भी ऑपरेशन में अगर कभी दिक्कत आ जाती है, कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, तो सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी जाती है, जिससे वो खुश नहीं है। और दूसरा, हम अपना जो न्यूक्लियर सेक्टर ऑपरेशन है इसको ओपन करने जा रहे हैं फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड इन फ्यूचर फॉर द फॉरेन कंपनीज ऑल्सो। और इसके लिए क्या कारण है, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीएससी के इक्विवेलेंट अपने आप को बनाना चाहते हैं, जिसकी हम ऑलरेडी पार्टी है। तो इस वजह से द डेफिनेशन ऑफ द सप्लायर एंड वेदर इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी फॉरेन कंपनी, देयर इज नाउ अ मूव टू क्लैरिफाई दिस एस्पेक्ट। और ये रूल 24 के अंदर इसको जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है टिल नाउ, अभी तक, क्योंकि ये अमेंडमेंट नहीं हुई है। जितना मैंने आपको डिस्कस कराया इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दिस कैन बी पार्ट ऑफ योर GS3 पेपर और प्रीलिम्स में यहां से स्टेटमेंट्स उठा के कि इंडिया पार्टी है आपकी पेरिस कन्वेंशन का कि नहीं, और CSC कन्वेंशन में हम पार्टी हुए हैं कि नहीं, यहां से स्टेटमेंट लेके आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट, वो आपको क्वेश्चन बना के पूछा भी जा सकता है। तो इस वजह से इस टॉपिक को आप अच्छे से यहाँ से कवर कर लो। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है, दिस इज अगेन फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, और मेंस में आप जब इंडो चाइना रिलेशन की बात कर रहे हो, या जब हम इंडिया का ओपनिंग टूरिज्म सेक्शन है वहां पे बात कर रहे हो, तो उसका रेफरेंस आप दे सकते हो, बिकॉज ये है आपकी शिपकीला पास को लेकर के। और आपको पता है ऐसी जगह हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल ये न्यूज में है ड्यू टू टूरिज्म। नाउ ओवर 2000 टूरिस्ट विजिटेड शिपकीला सिंस इट्स ओपनिंग, और जून 10 को ये एरिया ओपन किया है। जून 10 से अभी तक 2000 टूरिस्ट जो है इस एरिया को विजिट कर चुके हैं। तो ये आपका मोर देन 2000 टूरिस्ट इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन हैव विजिटेड शिपकीला। ये मोटरेबल माउंटेन पास है बॉर्डरिंग चाइना एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3930 मीटर। कहाँ पे है? इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। सिंस द ओपनिंग ऑफ द बॉर्डर टूरिज्म, हमने बॉर्डर टूरिज्म को ओपन किया टू पब्लिक ऑन जून 10th, एंड इवन डिस्पाइट स्ट्रिक्ट टाइम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द विजिटर। जबकि विजिटर्स के ऊपर काफी टाइम रिस्ट्रिक्शंस है, फिर भी लोग आना पसंद कर रहे हैं यहाँ पे। विजिटर्स आर अलाउड टू स्पेंड ओनली 1 hour एट शिपकीला, व्हिच इंक्लूड्स अ मैक्सिमम ऑफ 15 to 20 minutes एट द मेन अट्रैक्शन। कौन सी है? 0 point ओवरलुकिंग चाइनीज टेरिटरी, बिकॉज वहां से 0 point से आप चाइनीज टेरिटरी को देख सकते हो। तो ये की टर्म्स है आपके लिए, खुद से आप इसको ढाल सकते हो इंडो चाइना रिलेशनशिप में भी, कि हम इनफैक्ट इतना भी बुरा नहीं चल रहा है, बिकॉज शिपकीला पास पे हमारा टूरिज्म अच्छे से अभी हम चला पा रहे हैं, बेटर हो रहा है आगे से। और 0 point का जिक्र आपको प्रीलिम्स से किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान दो आप इसको। नाउ थ्रू आउट दिस टाइम दे आर अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन बाय, इसमें हमारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है वो ध्यान रखती है। एंड 0 point इज रफली 75 मीटर अहेड ऑफ the farthest point. Tourists are permitted to visit in small batches, 10 to 15 batches के अंदर जो है वो विजिटर इस चीज को वहां पे जो है वो रह सकते हैं 15 से 20 मिनट तक के लिए। एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन ओवरवेल्म्ड डिस्पाइट लिमिटेड पब्लिसिटी। और इसके साथ ही बिटवीन 10 जुलाई टू 22 एज मेनी एज अगेन 1882 इंडियन टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे गए। और इसमें आपको एक प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट भी यहाँ पे लेना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। इतना सा सिर्फ आप ध्यान में रखना, दैट इज योर 0 point। कहाँ पे है? शिपकीला पास, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, और ऑल्टीट्यूड है इसका 3930, और ये अभी ओपन किया गया है, और टूरिज्म इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, एंड दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। नेक्स्ट बेटा एक डिस्कशन है, और ये PCS के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही फॉर श्योर, आई एम 100% श्योर। मेंस PCS में इसके ऊपर डिस्कशन आपको डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा अपॉन पेट्रियार्की, अपॉन सोशल मीडिया, और इंटरव्यू में तो ये डिस्कशन आपसे होनी ही होनी है, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको कैसे बात करनी चाहिए, कि अभी आपको पता है कि एक आपके जो यूट्यूबर है लेडी, उनको मार दिया गया है, एंड शी हैज बीन किल्ड। और ये क्या इवेंट था, क्या ये सही है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, ये सही था, गलत था, व्हाटएवर। सो दे कैन आस्क यू एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें हम जैसे घर में बैठ के बातें करते हैं प्रवोक होके, या वन साइडेड वी जस्ट टेक अप द व्यू पॉइंट, वो तरीका नहीं होता है फॉर अ सिविल सर्वेंट। ना ही उस तरह से आप मेंस में लिख सकते हो। यू नीड टू हैव एग्जैक्ट रेफरेंसेस, और इसमें अगर हमें रेफरेंस मिल जाता है किसी का तो बहुत अच्छा होता है। तो हमें उसको सोशल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, इन सब बैकग्राउंड के साथ हमें इन टॉपिक्स को एक्चुअली डिस्कस करना होता है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स भी दे रहा है, रेफरेंसेस दे रहा है, प्लस हमें एक ओपिनियन में एक
एग्जैक्ट रेफरेंस भी मिल रहा है एक सोशल साइंटिस्ट का जिनका नाम है कुमुल अभी, और इनके रेफरेंस से भी आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। तो सोशल मीडिया इज गिविंग मार्जिनलाइज्ड वुमेन ए वॉइस एंड कंजर्वेटिव पंजाब अ रीजन टू पैनिक। तो एक तरह से वुमेन को वॉइस भी मिल रही है, एट द सेम टाइम हमें कंजर्वेटिव जो है या बहुत ज्यादा इसको कैसे भी कह सकते हैं एक रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कि इतना ज्यादा लॉ ब्रेक किया जा रहा है कि किसी को मार ही दे रहे हैं। तो ये इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और इसके ऊपर बोलना लिखना बहुत ही टफ है, बिकॉज हम कभी भी एक साइड नहीं ले सकते। तो just to give a balanced viewpoint and an intelligent viewpoint, the well-learned viewpoint, you must have relevant, messages, you must have relevant opinions, you must have relevant reasons behind that. तो ये बहुत अच्छी डिस्कशन आपको इस यहाँ पे ये जो हमारे पास आर्टिकल है इसमें आपको ये मिलने वाली है। Now, the death of popular Punjabi YouTube influencer Kamal Kaur Bhabhi, जो कि उनका नाम ओरिजिनली मेरी कंचन कुमारी था, is sparked the complex debate spanning, देखो कीवर्ड्स देखो, religion, gender, migration, morality, 4 एरियाज। दिस इज योर GS4। इसके ऊपर आपको केस स्टडी आ सकती है और ये आपके कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ सोशल मीडिया इन रिलेशन टू द टर्म्स लाइक रिलीजन, जेंडर, माइग्रेशन, मोरालिटी, ये सारा कुछ अभी इस पूरे एक एक्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा सरफेस पे आ चुका है। ये सारे इश्यूज अभी सरफेस पे आ चुके हैं। Now it reflects the tension in traditional societies like Punjab that are caught between the entrenched values, एक तरफ से हमारी पुरानी वैल्यू सिस्टम, and modern transformations. But this incident is just the tip of the iceberg. It exposes the deeper fractures within the state in crisis. तो ये हमें देखने में बहुत सुपरफिशियल सा लग रहा है, ऐसा नहीं है। इसके अंडरनीथ बहुत ही ज्यादा बड़े रीजंस हैं और एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी की तरफ हमें रेफरेंस करते हैं। Especially in the post-Green Revolution, Punjab is a shadow of its once vibrant self. Agrarian distress marked by declining return, groundwater depletion, crop failure, soil salinization, rising indebtedness, farmer suicide has driven marginal and small farmers along with agricultural laborers out of farming. तो कोई भी सोशल अगर इवेंट होता है तो वो वैक्यूम में नहीं होता। इस सोशल इवेंट के पीछे भी बहुत सारे आपके इकोनॉमिक रीजंस जुड़े हुए हैं। हर चीज आपस में इंटरलिंक्ड होती है। ऐसे ही चीजें, ऐसे ही बातें आपको अपने मेंस के आंसर में देनी होती है कि सुपरफिशियली हम इसको एक मॉरल ग्राउंड नहीं बोल सकते। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन ओनली। इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आई है तो किस वजह से आई है, और अगर विमेन भी ऐसी एक्टिविटीज कर रही है तो क्यों कर रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा आपका इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल फैक्टर है। And the myth of Punjab as a prosperous agrarian state has faded as the rural economy shrinks. Families are increasingly turning to the secondary and tertiary sector for survival. लेकिन अब आपने एक बात ध्यान देनी है, अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज ही आप इस तरह की वर्डिंग को वहां पे लिख सकते हो। नो, दिस इज नॉट राइट। बिकॉज हम इस तरह से खुल के एंटी स्टेट या एंटी गवर्नमेंट नहीं लिख सकते कि myth of Punjab as a prosperous agrarian state has faded. नो, आप एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट ऐसे नहीं लिख सकते। और अगर आपको क्रिटिसिज्म में लिखना ही पड़ रहा है तो ऑलवेज गिव रेफरेंस टू इट। तो ये एज पर कुमुल अभी सोशल साइंटिस्ट इन वन ऑफ द आर्टिकल्स इन इंडियन एक्सप्रेस स्टेटेड दैट ये रेफरेंस देखिए अगर आप लिखते हो देन यू आर वेरी वेरी कूल एंड कंफर्टेबल, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अवॉइड सच काइंड ऑफ एक्सट्रीम सेंटेंसेस। लेकिन हम यहाँ से क्लूज ले सकते हैं, यहाँ से हम पिक इन कर सकते हैं टर्म्स को, यहाँ से हम पिक इन कर सकते हैं रीजंस को। ये रीजंस को हम अपने पॉइंट्स में बढ़ा के अच्छे से लिख सकते हैं। और जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि अभी क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है तो आपको कोई ओपिनियन, कोई रेफरेंस भी देना है, देन यू कैन यूज सच रेफरेंसेस, बट अदरवाइज अवॉइड सच काइंड ऑफ वेरी एक्सट्रीम statements while writing in mails as well as while speaking in your interview also. Now, amid this economic downturn, a subtle social transformation has been taking place largely among the poor. तो ये इकोनॉमिक जो आपका डाउनटर्न चल रहा है इसकी वजह से आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादातर आपको किसके अंदर मिल रही है, दैट इज मेनली इन द पुअर एंड द शेड्यूल्ड कास्ट। ये
सेक्शन के अंदर आपको ज्यादा चेंजेस मिल रही हैं एंड दीज कम्युनिटीज डिस्पाइट देयर वल्नरेबिलिटी हैव क्वाइटली ऑल्टर्ड द पोजीशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इनके अंदर गर्ल चाइल्ड की सिचुएशन में चेंज आ गया है। अब गर्ल चाइल्ड पे क्वेश्चन आ जाए वहां पे भी आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। Once devalued, daughters are now more likely to be born, nurtured and educated. और इसके लिए इसने डाटा भी दिया है क्या कि पंजाब टोटल फर्टिलिटी रेट एट 1.6 अकॉर्डिंग टू NFHS 2019-21 नया डाटा ही है आपका नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का, इज लोअर देन द रिप्लेसमेंट लेवल बिकॉज हम 2 से भी नीचे चले गए हैं। 1.6 हमारी जो है वो अभी फर्टिलिटी रेट है एंड दिस डिक्लाइन इज लिंक्ड टू अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट एंड इंप्रूवमेंट इन फीमेल लिटरेसी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द स्टेट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन पंजाब, तो उसको लेके अब ये कैसे हम बेटर हो रहे हैं, गर्ल चाइल्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, व्हाट आर द रीजन, ये इस पैसेज में आपको यहाँ से क्लूज मिल रहे हैं। In 2011 census showed female literacy in Punjab is 70.73, 2011 का आपका, जबकि ये पुराने वाला सेंसस है, हायर देन द नेशनल एवरेज, तब भी हमारी एवरेज 64.6 थी। Among scheduled caste, female literacy stood at 58.33% and these figures mark a quite inversion of patriarchy norms. फीमेल ज्यादा पढ़ने लग गई हैं इसलिए पेट्रियार्की नॉर्म्स के इन्वर्जन हो गई है, राइट? फीमेल्स के पास थोड़ी सी पावर आ गई है, स्पेशली इवन इन द पुअर हाउसहोल्ड वेयर डॉटर्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज असेट। अब पुअर हाउसहोल्ड में डॉटर्स को एज एन असेट देखा जाने लग गया है। ये आप इस बंदे के रेफरेंस से इजीली लिख सकते हो, राइट? बट दिस शिफ्ट इज नॉट विदाउट कॉम्प्लिकेशन एंड लाइक गर्ल्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड स्टिल फेस स्ट्रक्चरल बैरियर्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम अभी भी है क्योंकि वीकर सेक्शन को अभी भी स्ट्रक्चरल बैरियर्स का सामना करना पड़ता है बिकॉज उनको अभी भी हायर एजुकेशन जो है वो नहीं मिल रही। हायर एजुकेशन इज ऑफन इनएसेसिबल ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न, सेफ्टी वजह से इनको नहीं भेजते लड़कियों को। लिमिटेड मोबिलिटी है, फैमिली प्रेफरेंसेस फॉर एजुकेटिंग सन, हायर लेवल में तो ऑब्वियसली सन को हायर एजुकेशन दिलाई जाती है। Many women are after basic schooling seeks work in an oversaturated informal sector। तो फीमेल्स को ज्यादातर आपका इनफॉर्मल सेक्टर में ही जाना पड़ता है जो कि ऑलरेडी सैचुरेटेड है एंड ऑफन माइग्रेटिंग टू टाउन्स और सिटीज आउटस्कर्ट। और इसकी वजह से इनफैक्ट उनको माइग्रेशन में भी जाना पड़ता है, अपनी जगह छोड़ के, यूपी छोड़ के पंजाब में आना पड़ता है। नाउ देयर दे एंटर न्यू पब्लिक स्फीयर, जहां पे कि इनका नया पब्लिक स्फीयर हो जाता है और जिससे भी उनको क्या मिल रहा है, ग्रैपलिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज। हाँ डेफिनेटली उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं लेकिन साथ में रिस्क भी बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम द इमेज ऑफ पंजाबी यंग मैन, वो थी गर्ल की बात, फीमेल की बात। पंजाबी यंग मैन का क्या अभी सीन चल रहा है? They has undergone a tragic transformation. Once seen as vigorous, hard-working farmers, many are now perceived as idle, directionless, addicted to drug or alcohol, and the decline of male economic contribution has pushed families to dependent increasingly on their daughters. Females जो है वो ज्यादा आपके वेले हो गए हैं, आइडल हो गए हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज ज्यादा डिपेंड कर रही है फीमेल्स के ऊपर, who are also withdrawing from agriculture and periodic labor force। अब इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए डाटा भी हमें दे रहा है, इसलिए बहुत अच्छा हमें जो है आर्टिकल मिला है। नाउ periodic labor force survey 2024 बताता है that female labor force participation for ages 15 to 29 declined from 45% in January to March and to 44.1% in April June। तो ये आपकी लेबर पार्टिसिपेशन में जो फीमेल की पार्टिसिपेशन है वो कम हुई है, पहले 45% थी अब 44 हुई है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यंग वुमेन स्टूड एट 21.8% compared to 14.7% फॉर मेन। औरतों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। The work participation rate was just 15.7% for women compared to 56.1%। मेन के लिए अपॉर्चुनिटीज 56.1% है वर्क में, लेकिन फीमेल के लिए सिर्फ 15.7 है। सो दिस ग्रोइंग फीमेल एजेंसी एग्जिस्ट इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द पेट्रियार्किकल स्ट्रक्चर। तो ये जो फीमेल्स जिनको काम नहीं मिल रहा उनको पेट्रियार्किकल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाना पड़ता है जो कि स्टिल आज भी डोमिनेट करती है पंजाब में। सो एज वुमेन स्टेप्स इनटू ऑफिसेस, मार्केट्स, द गिग इकोनॉमी, खुद से अपनी प्राइवेट जॉब्स करती हैं एंड इंक्रीजिंगली ऑन टू सोशल मीडिया। अब ये जॉब में क्या शामिल हो गया है आपका? सोशल मीडिया भी शामिल हो गया है। They challenge traditional norms of honor, shame and sexuality। इस वजह से अब वो चैलेंज करने लग गई हैं आपके जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ ऑनर थे,
सेक्सुअलिटी थी। नाउ मॉडर्निटी एंड ग्लोबलाइजेशन हैव क्रिएटेड स्पेस फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। अब मॉडर्निटी की वजह से इनको सेल्फ एक्सप्रेशन का एक जरिया भी मिल गया है, फ्यूलिंग अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, एस्पिरेशन एंड डिजायर। सो पंजाब्स लार्जर डायस्पोरा फर्दर कॉम्प्लिकेट्स दिस, एक्सपोजिंग फैमिलीज टू ग्लोबल वैल्यू। ऑलरेडी हमारे इंडियंस बाहर बहुत ज्यादा बैठे हैं, जिस वजह से कि ये जो है और इशू कॉम्प्लिकेट हो गया है, while reinforcing strong caste, ethnic and religious ties. So for many subaltern women, social media offers an alternative economic strategy. इस वजह से ये सब करना, इसका मेन रीजन जो है वो इकोनॉमिक ही है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही औरतें ऐसे काम करने लग गई हैं। बहुत ही प्रोवोकिंग कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे परोसने लग गई है। So according to Niti Aayog SDG index 2021, nearly 84.3 out of 100 people in Punjab were internet subscriber. 84% तो बैठे ही हैं नेट के ऊपर, and with 61.2% women having mobile phone access. So unlike middle class women producing respectable content, these women often turn to YouTube, Facebook, Instagram for monetize self expression only. तो जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं. So cringe content, soft porn appeal in global digital market can translate into income. Algorithm rewards sensationalism, driving creators to push बाउंड्रीज. फिगर्स लाइक कमल कौर भाभी और प्रीत जट्टी जो है ये सब आने लग गए हैं. सो बहुत ही अच्छे से इसमें बहुत सारे रीजंस जो हैं वो आपके राइटर ने डिस्कस किए हैं. एंड दीज वुमेन ऑफन यूज देन कल्चरल कोड्स टू स्टेराइज पेट्रियार्की, ड्राइंग इन मेल व्यूअर्स व्हाइल मॉकिंग द गेज दैट सीक्स टू कंट्रोल देम. सो इस वजह से पेट्रियार्की के साथ इनका झगड़ा होता है. बट दिस डिजिटल ट्रांसग्रेशन प्रोवोक्स बैकलैश. The subverted male gaze produces anxiety over the loss of control. Women seen as male property are suddenly visible, vocal and economically independent. तो ये हमारे जेंडर इश्यूज भी निकल के आते हैं इसी वजह से कि मेल्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ सकता, राइट? And so men try to reassert control often through violence and extrajudicial means. तो इसी वजह से moral cleansing के नाम पे आपकी violence जो है वो मेल्स करते हैं. Such reactions are not just personal but social. So honor becomes collective and the merging of real with the real fuel moral panic. So patriarchy dogma often backed by religion, और बीच में religion भी आ जाता है, seek to censor, contain and silence. Because अगर जेंडर नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो फिर सिर्फ किसी फीमेल को ही क्यों मारा गया, वो मेल्स को क्यों नहीं मारा गया जो ऐसा कंटेंट परोसते भी हैं और देखते भी हैं, पर ऐसा नहीं किया गया. इसी वजह से ये पूरा का पूरा इशू जेंडर इशू बन के हमारे सामने आ गया है. And now patriarchal dogma often backed by religion seek to censor and contain and silence. So the remarks by influencers like Ranveer Labadiya, Sameer Raina only underline the urgency for regulation and the framework to protect women, minors and other vulnerable groups. Often obscene content is necessary, but equally important is understanding that these moral panics mask deeper anxieties about agency, autonomy and the shifting gender balance in a society struggling to adapt to change. तो देखने में ये छोटा इशू लगता है, लेकिन इसके अंडरलाइन बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो स्टडी करने वाली हैं, समझने वाली हैं, जो कि इसने बहुत अच्छे से बताया है. जैसे कि रणबीर इलाहाबादिया है तो उसमें काफी अप्रोर हुआ, लेकिन उनको किसी ने जान से नहीं मारा, लेकिन एक फीमेल को ही मारा गया. तो ये जेंडर इशू है और ये वल्नरेबिलिटी है हमारे समाज की, और ये स्ट्रगलिंग टू अडैप्ट चेंज हमारे यहाँ पे चल रहा है. एंड द राइटर इज प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड डायरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी. तो राइटर को आप एक सोशल एक्टिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो. तो इस वजह से ऑन द नेम ऑफ दिस सोशियोलॉजिस्ट आपका पूरा का पूरा टॉपिक सोशियोलॉजी के लिए तो डेफिनेटली ये आर्टिकल बहुत बहुत ही रेलिवेंट है. बट नॉट ओनली फॉर सोशियोलॉजी, आई विल सी कि आपका ये पीसीएस मेंस, पीसीएस इंटरव्यू, इनफैक्ट यूपीएससी मेंस एंड इंटरव्यू सबके लिए बहुत बहुत रेलिवेंट है. तो इसको बहुत अच्छे से दोबारा वीडियो को रीप्ले करके देखना. और ये सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां से जाके आप इसको देख सकते हो और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जॉट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी पर भी. नेक्स्ट जो न्यूज है दिस इज सिंपली फॉर पीसीएस प्रीलिम्स. ये पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज कौन सी प्लेस न्यूज में है उस हिसाब से आपने ध्यान रखना है. अंडर द पैटर्नेज ऑफ श्री अकाल तख्त साहिब, द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऑर्गेनाइज स्पेशल रिलीजियस फंक्शन एट द हिस्टोरिक हवा महल, इसको हम समर पैलेस बोलते हैं, लोकेटेड इन द रिनाउंड राम बाग ऑफ अमृतसर, टू ऑब्जर्व डेथ एनिवर्सरी ऑफ शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह. तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है. कहाँ पे? हवा महल में, जो कि कहाँ पे है? रामबाग. वो कहाँ पे है? अमृतसर में. बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान में रखना है. दिस इज योर
क्वेश्चन फॉर PCS प्रीलिम्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, दिस इज रिगार्डिंग योर GS पेपर 2 मेंस, और इसके अंदर हम इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप और उसमें हमारा ट्रेड का इशू उसके बारे में बात कर सकते हैं। GS3 में इकोनॉमी के अंदर इसके लिए बात कर सकते हैं। सो ये आर्टिकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। So Delhi strained ties with Dhaka and the growing proximity between interim government and Beijing और आपका जो है बांग्लादेश का थोड़ा ज्यादा क्लोजनेस हो रही है। नाउ कॉमन बैड प्रैक्टिसेस बाय बांग्लादेश एक्सपोर्टर्स, तो बांग्लादेश एक्सपोर्टर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इंक्लूडिंग सरकमवेंशन ऑफ हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसको जो है वो हमेशा उससे बच जाते हैं, एंड थ्रू द टेक्निकल एग्जम्पशन एंड इनफ्लक्स ऑफ, और हमारे यहाँ पे चीप सब्सिडाइज इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हार्मिंग इंडियन फार्मर्स आर द रीजन व्हाई इंडिया हैज टू डिसाइड टू बैन इंपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट्स एंड वोवन फैब्रिक्स फ्रॉम बांग्लादेश। उसकी इंपोर्ट पे हमने अभी क्या किया है, लैंड रूट से लाने से हमने मना कर दिया, इसके ऊपर जो है हमने कर्ब कर दिया है। And the latest move comes a little over a month after India decided to place restriction on Bangladesh product to be exported to Northeast India and overseas. So Northeast India और overseas में हमने यहाँ पे थोड़ा सा restriction दी है। And on Friday Delhi banned import of certain जूट प्रोडक्ट्स। अब खास करके किसकी बात चल रही है, जूट प्रोडक्ट्स की, वोवन फैब्रिक्स की फ्रॉम बांग्लादेश थ्रू ऑल लैंड रूट्स। तो हम डायरेक्टली लैंड रूट से परमिट नहीं करेंगे, ओनली थ्रू नावा शिवा सी पोर्ट महाराष्ट्र, सिर्फ वहां से ही ये अलाउड होंगी। एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इन नोटिफिकेशन से सच पोर्ट रिस्ट्रिक्शन वुड नॉट अप्लाई टू बांग्लादेशी गुड्स, पर जो बांग्लादेश अपनी गुड्स जो है वो भेजता है हमारे थ्रू नेपाल और भूटान पे, उस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर इंडिया में नहीं आ पाएंगी, वो सिर्फ आपका एक ही चैनल है थ्रू योर नावा शिवा सी पोर्ट जहां से ये आ पाएंगी। Goods under these curves include jute products, flexto and waste, jute and other bast fibers, jutes, then single flax yarn, single yarn of jute, multiple folded woven fabric and flax. Basically जूट और वोवन प्रोडक्ट्स आप याद कर सकते हो जिसके ऊपर बैन है। एंड ऑफिशियल सेड दैट अंडर साफ्टा प्रोविजन, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के प्रोविजन के अंदर जूट फ्रॉम बांग्लादेश एंजॉयज ये हम ड्यूटी फ्री सेस ऑलरेडी इनको देते हैं। आवर इंडियन जूट इंडस्ट्री हैज फॉर लॉन्ग सफर्ड ड्यू टू एडवर्स इंपैक्ट, लेकिन हमारी इसी वजह से जूट इंडस्ट्री में फार्मर्स बहुत दिक्कत में है। इनफैक्ट वो लोग डंप भी करते हैं हमारे पास, डंप एंड सब्सिडाइज इंपोर्ट्स ऑफ जूट प्रोडक्ट पर्टिकुलरली yarn, fiber and bags from Bangladesh. So there is credible evidence that Bangladeshi jute export continue to benefit from state subsidy because Bangladeshiयों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका state subsidy provide करता है। In response to these concerns, even हमारे DGAT conducted detailed investigation and imposed anti-dumping duty, इसी वजह से हमने उनके ऊपर anti-dumping duty लगाई है, ठीक है, लेकिन उसको फिर भी वो उससे बच जाते हैं। Imposition of this ADD anti-dumping duty has not yielded a substantial reduction of import, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। So various large exporters manage to circumvent your this duty through technical exemption, और technical exemptions लेकर फिर से हमारे यहाँ पे enter करते हैं। And so this is the reason that why we have decided about it, and imports withstood with your 138 million US dollar 2016-17 में prior to levy of this dumping duty, marginally declined, and dumping duty से थोड़ा सा import ही कम हुआ है, that is 117 million 2021-22 में, and have since risen to, और in fact ये बढ़कर अब 144 million हो गया 23-24 में। So consequently price of jute in India, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जूट का प्राइसेस गिर गया है because बहुत सारा सामान वहां से इधर डंप होता है। So इंडिया में ये 5,000 पर क्विंटल से हमारा कम हो गया, एंड जबकि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस गवर्नमेंट ही देती है 5,335, जिससे कि एक विशियस पेमेंट सर्कल जो है वो बन जाता है और गवर्नमेंट के ऊपर भी इसका बोझ जो है वो बढ़ता है। इस वजह से अभी थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं। इसके अलावा थोड़ी सी और बात करते हैं। The Indian jute sector, according to the official, plays crucial role in supporting rural livelihood, especially in West Bengal, which alone accounts 78% of national product. तो West Bengal सबसे ज्यादा हमें जूट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। राजूट is produced mainly in the states of West Bengal, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है डेफिनेटली यहाँ से। And it is estimated that jute industry provides direct employment to 4 lakh workers in organized mills and diversified unit, including tertiary sector. तो इससे हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। इस वजह से जूट सेक्टर को लेके हम प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं कर सकते थे। इस वजह से हमने काफी जो है वो एक स्ट्रिक्ट जो है वो डिसीजन बांग्लादेश के साथ लिया है। इकोनॉमी में डाल सकते हो, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में डाल सकते हो, GS2, GS3, किसी भी पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट न्यूज है
that is India is expected to maintain growth momentum in the midst of weak global prospect. तो ग्लोबल लेवल पे आपकी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, इसको लेके हमारी नेक्स्ट न्यूज है. So this is your GS3 paper. India is expected to maintain growth momentum in the midst of weak global prospect. Now, in recent assessment of world economy, agencies such as World Bank, IMF have lowered their expectations of global growth this year. इस साल global growth को लेके expectations World Bank और IMF दोनों ने कम कर दी है. And कैसे with trade policy shocks हमारे पास हुए because of obviously आपका Trump factor है, geopolitical tension चल रही है, जिससे हमारा at the global level economic momentum कम हुआ है. The IMF has, for instance, projected world growth at just 2.8% in 2025, जो कि 50 बेसिक पॉइंट से असेसमेंट को जो है उन्होंने कम कर दिया है, 2.8 कर दिया. Now the World Bank has pegged growth to slow down even further 2.3% this year. और अभी फर्दर इसको IMF ने तो अभी भी कितना रखा है, that is your 2.8, लेकिन वर्ल्ड बैंक इसको 2.3% बोल रहा है, with most economic expected to witness a deceleration compared to last year. So in the midst of this marked deterioration, Indian economy is broadly expected to maintain its growth momentum. इंडिया की तरफ से चांसेस है कि हम अपना ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे. आरबीआई हैड पेग्ड ग्रोथ हमारी कितनी है 6.5% इन लाइन विद द पेस लास्ट ईयर. इसको हमने कम नहीं किया. इन रिसेंट ईयर स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, ये आपका लिए डाटा बहुत जरूरी है मेंस के लिए. Economists at RBI note that the high frequency indicators for May point towards economic activity being resilient. तो हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं. There are several points to note. For one, the agricultural sector appears to continue to fare well. Agriculture हमारा अच्छा चल रहा है. According to the report, conditions have been largely favorable for good sowing in the ongoing Kharif season. This bodes well in the rural demand. जिससे rural demand अच्छी रहेगी. Finance Ministry's monthly review also say that rural demand has strengthened further, supported by healthy Rabi harvest. तो अच्छी हार्वेस्ट होगी, किसानों के पास, रूरल लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो फर्दर अपनी डिमांड क्रिएट करेगा. Alongside capacity utilization, the manufacturing sector remains above its long period average. तो ये भी above average चल रहा है आपका manufacturing sector. And other high frequency indicators such as e-way bill, toll collection, digital payment, इससे जो है वो better हमारा strong growth जो है वो हो रही है. But the performance of some other non-agricultural indicators suggests that overall it's a mixed trend. The index of industrial production rose by just 2.7% in April, and the 8 core sectors, कौन-कौन से, coal, steel, cement, among other, grew only 0.8% during April to May. So industrial production में थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा. According to note from ICRA, 8 key indicators saw a deceleration in the same period. So this इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कमी आई, टू व्हीलर प्रोडक्शन में कमी, पोर्ट कार्गो ट्रैफिक में, डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर में कमी आई. सो आरबीआई रिपोर्ट नोट्स दैट देयर आर साइंस ऑफ मॉडरेशन इन द अर्बन डिमांड. तो अर्बन डिमांड में कमी होने के चांसेस है, मॉडरेशन के हैं. एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट आल्सो एक्नॉलेज साइंस ऑफ सॉफ्टनिंग इन द एरियाज लाइक कंस्ट्रक्शन, इनपुट एंड व्हीकल सेल. तो यहाँ पे थोड़े से साइन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है. एंड उसके साथ ही देन एक्सपोर्ट्स आर अनदर एरिया ऑफ कंसर्न. यहाँ पे हमारे लिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर अप ओनली 3% इन द ईयर सो फार, एक्सक्लूडिंग पेट्रोलियम. ग्रोथ इज बेटर, पेट्रोलियम को निकाल के ग्रोथ बेटर है. बट इन अनसर्टन ट्रेड एनवायरनमेंट जो चल ही रहा है, क्योंकि 9 जुलाई का हमारे ऊपर तलवार लटक रही है कि तब से हमारे नए जो है वो ट्रेड रेट्स शुरू हो जाएंगे. And now weak global demand is hang heavy. So as per IMF, world trade is expected to grow at just 1.7% this year, down to 1.5% point from the earlier assessment. The world trade already down जा रही है. And the finance ministry's report also says that these external challenges could potentially impact. तो ये external challenges हमारे ऊपर दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं. ऑलरेडी वेल फॉर्म्ड आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन कहाँ पे पड़ा है. व्हाट इज इंडियाज परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द ग्लोबल परफॉर्मेंस, एंड व्हाट इज इंडियाज ट्रेड परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू अगेन द अपहीवल्स और द चेंजेस इन द ग्लोबल सिनेरियो. तो ये सारा डाटा आपके पास पड़ा है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस. इसको अच्छे से कवर कर लो आप.
नेक्स्ट न्यूज अगेन दिस इज योर GS2 मेंस के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे बात हुई है SCO की। सो SCO रिमाइंडर, नाउ इंडिया कांट रिलाई ऑन मल्टीलेटरल फोरम टू फाइट बैटल अगेंस्ट टेरर। तो सिंपली आपके जितने भी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो इंडिया रिफ्यूजल last week to sign Shanghai Cooperation Organization SCO। पहले तो SCO को डिटेल से और अच्छे से आप लर्न कर लेना, कब बनी, कितने इसके मेंबर्स थे एंड ऑल। और अभी ये न्यूज में है बिकॉज यहाँ पे हमने साइन करने से मना कर दिया। on the joint statement has brought to the fore the big gap between forums declared commitment टू कम्बैटिंग टेररिज्म, बिकॉज टेररिज्म को लेके जो उन्होंने बात की है वो हमें हजम नहीं हुई, बिकॉज पाकिस्तान के रेफरेंस से जो भी हमारे यहाँ पे कश्मीर में हुआ, पहलगाम में हुआ, उसको कहीं पे भी किसी भी लेवल पे उसमें ऐड नहीं किया गया है। एंड इट्स ट्रेडिशनल ब्लाइंड आई टू पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। व्हाइल द आउटरीच इन दिल्ली इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज timely reminder that India can't rely on multilateral forum to fight its battle। तो यही से क्वेश्चन बनता है कि can India rely on the multilateral forums in case of terrorism or dealing with the terrorism? यही से ही स्टेट में क्वेश्चन आपको बना के दे देंगे वो, right? Now in 2025 SCO Defense Minister meeting in Qingdao, China omitted any reference to the April 22 terror attack in Pahalgam from the proposed joint statement। So इसी वजह से Indian Defense Minister insisted that the joint statement explicitly mentioned the Pahalgam attack as an illustration of the ongoing threat of terrorism in the region। However, Pakistan apparently blocked the proposal। तो ये बात जो रखी गई थी उसको पाकिस्तान ने ब्लॉक किया। Compounding India's frustration was the inclusion of the joint statement of the reference of military activities in Balochistan। जबकि पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में जो हुआ वो बात उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बना के रखी और इंडिया का जिक्र उसमें से निकाल दिया। By including Balochistan in the statement while omitting Pahalgam attack, SCO ministerial meetings skewed the outcome। So an episode of this kind is quite common। So ये just जनरली में इतना important नहीं है, so just आपने वैसे ही पढ़ लेना है। ये मेन आपका क्वेश्चन है, यहाँ से रेफरेंस ले लो आप और इस क्वेश्चन की आप तैयारी कर लो। और अभी हमें इस वजह से थोड़ा सा बढ़कर सोचना पड़ेगा इन अपॉन दीज लाइक मल्टीलेटरल आपके प्लेटफॉर्म्स। So to cope with the new dynamic, Delhi should discard two illustrations that have gripped its regional policy. One, that it can diplomatically isolate Islamabad in regional and global forum। ये अब ज्यादा हमें इसी पे ध्यान नहीं देना। Second is the notion that it can be unilaterally set in terms of engagement with Bangladesh। To be sure, Pakistan has become far weaker than India on several counts, especially in the economic domain, yet Islamabad retains significant capacity to trip up India as its recent outreach to US। तो ये इकोनॉमिकली चाहे वीकर चल रहा है पाकिस्तान, लेकिन पॉलिटिकली उतना वीकर नहीं चल रहा जिस तरह से वो US के काफी क्लोज अभी होने की कोशिश कर रहा है। इस बात को भी हमें ध्यान में जो है वो देना पड़ेगा। इस वजह से ये हमें फॉरेन पॉलिसी में ध्यान रखें हम, ये आपका फॉरेन पॉलिसी में भी आप पॉइंट ले सकते हो। And now deepening partnership with China have shown since the change in government in Dhaka last August, Bangladesh has shown that it can cause even acute discomfort to Delhi by aligning with the forces of the hostile to India। बांग्लादेश भी ये कोशिश कर रहा है और हमें परेशान कर रहा है बिकॉज हमारे दुश्मनों से हाथ मिला रहा है। If Delhi is locked in conflict with its two large South Asian neighbors, that is Beijing will take advantage। So Delhi can't simply demand that all friends and partners automatically back India in its dispute। तो हम ऑटोमेटिकली ये बात सोचना बंद कर दें कि सब जो है वो हमारे साथ हमेशा चलते रहेंगे। हमें अब अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा और ज्यादा करना पड़ेगा। सो आंसर टू दिस रीजनल चैलेंज इज टूफोल्ड। फॉर वन, दिल्ली मस्ट stop deluding itself that it has the luxury of ignoring the current regime in Islamabad। सिर्फ हम उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते ढाका और इस्लामाबाद को। एंड टू द वेस्ट इट नीड्स टू रिवाइव चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और हमें अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहिए विद इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। टू द ईस्ट इट नीड्स टू स्टॉप टॉकिंग डाउन टू ढाका एंड इंडिया's tricky situation with Pakistan and Bangladesh is also being turned into dangerous strategic trap by policies of religious polarization within। तो ये religious polarization हमारी कंट्री में चल रहा है, उसको ध्यान रखना चाहिए, और ये जो हमारा फेलियर चल रहा है अपॉन आवर नेबरहुड, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ से भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं और एक रेफरेंस भी मिल रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन हमें मेंस में इस बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज अगेन बेटा, दिस इज मोर ऑफ योर प्रीलिम्स।
और मेंस में आप इसको GS3 में कहीं पॉइंट में लिख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट जापान की तरफ से आ गई है। Japan on Sunday successfully launched climate change monitoring satellite on its mainstay H2A rocket, which made its final flight before it is replaced by new flagship model designed to be more cost competitive. और ये क्या है? H2A rocket lifted off from Tanegashima Space Center in southwest Japan, carrying their GOSAT GW satellite. This is very important. GOCAT GOSAT satellite गई है. As part of Tokyo's effort to mitigate climate change, the satellite was safely separated from the rocket and released into a planned orbit about 60 minutes later. तो ये अच्छे से आपकी जो है पहुंच भी गई है. So ये mark the 50th and the final flight of H2A, which have served as Japan's mainstay rocket. उसकी 50th flight में वो अच्छे से successful हो पाए हैं. And this is your GOSAT GW satellite. So prelims point of view से इसको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे. नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिस इज रिगार्डिंग योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. प्रीलिम्स में भी आ सकता है, जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जीपीएस के साथ रिलेटेड ये आपकी न्यूज है. नाउ दिल्ली जम्मू फ्लाइट वाज फोर्स्ड टू टर्न बैक लास्ट वीक. 2 टैंकर्स कोलाइड एट द एंट्रेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. कंटेनर शिप रैन ग्राउंड नियर पोर्ट ऑफ जेदा. इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एंड ऑल 3 मिसहैप्स हैड अ common cause, that is GPS interference. Now this is your new concept, GPS interference, which in recent years has emerged as one of the biggest challenge for even seafaring vessels as well as aircrafts. तो ये होता क्या है GPS interference? It refers to spoofing or jamming, jam कर देना, 2 types of deliberate cyber attack on global positioning system. स्पूफिंग या जैमिंग करना जीपीएस को एंड उसके सिग्नल्स को रोकना which disrupts or deceives vehicles navigation system, जिससे कि व्हीकल्स की नेविगेशन डेफिनेटली डिसरप्ट हो जाती है. जीपीएस जैमिंग ऑल्सो कॉल्ड जीपीएस इंटरवेंशन. जीपीएस जैमिंग को हम जीपीएस इंटरवेंशन भी कहते हैं. इन्वॉल्व ए डिवाइस, कोई भी जैमर लगाएंगे, एमिटिंग स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल. वो जो जैमर है वो रेडियो सिग्नल्स जो है वो सेंड करता है ऑन जीपीएस फ्रीक्वेंसी टू ओवर पावर वीकर सिग्नल, जिससे जीपीएस के सिग्नल जो है वो ओवर पावर हो जाते हैं एंड दिस डिसरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ जीपीएस सिस्टम बाय रेंडरिंग रिसीवर अनएबल टू डिटरमिन लोकेशन और टाइम, जिससे कि जो रिसीवर है वो समझ नहीं पाता है एग्जैक्ट लोकेशन को. GPS spoofing, this is GPS intervention. Now GPS spoofing, the second term है, it involves a device transmitting signals on the same frequency used by GPS satellite. उस ही सेम फ्रीक्वेंसी पे करना जीपीएस स्पूफिंग है और उससे ज्यादा लेवल की करना जीपीएस इंटरवेंशन है. तो जीपीएस स्पूफिंग के अंदर जो है वो सेम लेवल पे सिग्नल्स भेजे जाते हैं, ओवरवेलमिंग और ब्लॉकिंग द जीपीएस रिसीवर, जिससे कि जीपीएस रिसीवर रिसीव ही नहीं कर पाता फ्रॉम एक्वायरिंग और मेंटेनिंग द राइट सैटेलाइट सिग्नल. अनलाइक जैमिंग व्हिच डिस्टर्ब द सिग्नल एंटायरली, स्पूफिंग रिसीव्स द रिसीवर्स जो है डिसीव्स द रिसीवर्स इनटू ट्रस्टिंग फॉल्स डेटा. तो स्पूफिंग से फॉल्स डेटा पे विश्वास हो सकता है और जैमिंग से सिग्नल डिसरप्ट होते हैं. इन दोनों की टर्म्स को लेके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है और मेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. Why is GPS interference dangerous? Now GPS interference can disrupt both military, civilian transport operation, दोनों का ही प्रॉब्लम है. Spoofing can cause a pilot to misjudge the aircraft position, increasing the chance of collision with the terrain of the aircraft. Air Marshal Bhushan, in fact former जो है वाइस चीफ है, उन्होंने कहा that for ships the consequence of loss, ये जो रहेगा आपका of the situational awareness include grounding और collision. तो ये collision डेफिनेटली इससे बहुत जबरदस्त हो सकता है. In 2024 reports indicate that even 700 daily GPS spoofing incidents globally हुए for critical infrastructure like air traffic control, port operations है, vessel traffic system. Spoofing can cascade into border systematic failure. Now, GPS interference is not limited to air and water. With increasing reliance on GPS navigation, road पे भी spooking can cause even havoc by triggering traffic jams हो सकते हैं, immobilizing transport system हो सकता है. So where are such incidences common? GPS interference can occur due to various reasons. So क्या क्या कारण हो सकते हैं? हमेशा malicious नहीं, कुछ नॉर्मल कारण भी हैं. These include electromagnetic radiation from nearby devices, adverse atmospheric conditions से भी हो सकता है like ionosphere disruption, solar activity such as flare. Remember this for prelims. Prelims में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टेटमेंट्स बना के. Which of the following statement shows the correct reason behind your GPS spoofing? तो यहाँ से ये पॉइंट्स ले सकते हैं आपके लिए.
और मेंस में आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा कि क्या क्या रीजंस हैं, तब भी आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी। और देन फिर मोस्ट ऑफन कंट्रीज विद एडवांस इन फैक्ट योर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी एंड इन्वॉल्व इन एन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट आर रिस्पॉन्सिबल। तो एडवांस कंट्रीज भी ऐसी हरकतें करते हैं। वाइल इंटरफेरेंस जो है may or may not be targeted at civilian vessel, those in the vicinity relying on the same GPS infrastructure are vulnerable। लेकिन vulnerability तो बनी रहेगी। So GPS interference has disrupted navigation in Persian Gulf, Red Sea, Eastern Europe already हो चुका है, and region marred with conflict, जो already conflict में चल रहे हैं ये सारे areas। So maritime tech consultancy that is Windward Q1 2025 data shows 350% rise in spoofing incidences in Red Sea compared to 2025। and for aircraft spoofing is one of the primary risks। तो अब terrorism किस तरह का है, modern form of terrorism, ये भी वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप रेफर करोगे कि दिस इज योर न्यू फॉर्म ऑफ योर terrorism in the tech section। ठीक है। Now how do ships aircraft mitigate this risk? तो कैसे बच सकते हैं? Aircraft and ships experiences GPS spoofing mid-air have to rely on the alternative navigation system। इसी वजह से अब alternative navigation system भी साथ में रखने होंगे। For aircraft internal navigation system INS रहता है are the primary backups and these use gyrospheres and accelerometers to track the aircraft current position based on its last known location। तो उसके ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे। and in fact VHF जो है आपकी omni directional रेंज ये भी रहती है एंड उसके साथ ही डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट ये प्रोवाइड ग्राउंड बेस्ड रेडियो नेविगेशन। तो ये आप इंस्ट्रूमेंट से इनका ध्यान रखो। इन रेयर केसेस पायलट कैन यूज celestial navigation or dead reckoning, that is a process of calculating one's position by estimating the direction and distance traveled। तो ये खुद से भी कोशिश करके वो अपनी कैलकुलेशन करके थोड़ा बेटर कर सकते हैं सिचुएशन को। मॉडर्न शिप्स टिपिकली रन ऑन ऑटो पायलट, ऑफ कोर्स is assigned after which a GPS based system automatically determines control input to stay in course। So during suspected spoofing, लेकिन अगर suspecting चल रही है, ship's crew resort to manual hand control steering and switches to terrestrial navigation which involves manual position fixing using land based aids like lighthouse and radars। तो इसका वो साथ में अभी जो है वो इस्तेमाल करने लग गए हैं बिकॉज स्पूफिंग जो है वो कभी भी हो सकती है। शिपिंग कंपनीज आर आल्सो अडॉप्टिंग इसके अलावा मल्टी कॉन्स्टिलेशन ग्लोबल नेविगेशन, ये भी हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। एंड इससे जो है अगेंस्ट जीपीएस इंटरफेरेंस ऑफ दीज यूज नेविगेशन सिस्टम जो है ऑफ मल्टीपल कंट्रीज टू काउंटर द डिजिटल थ्रेट, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स जीपीएस, रशिया's LONOS among other। So diversification is probably at the core of the mitigation of the risk of GPS interference। This is also why Indian Space Research Organization developed, हमने अपना खुद का डेवलप किया है, that is NAVIC, navigation with Indian constellation। And the indigenous NAVIC is designed to provide precise positioning and जो है टाइमिंग सर्विसेज अक्रॉस इंडिया अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। तो विद इन इंडिया हम उसका इस्तेमाल करते हैं। एंड ड्यूरिंग 1999 कारगिल वॉर इंडियाज रिक्वेस्ट फॉर द यूज ऑफ अमेरिकन जीपीएस फॉर इंफॉर्मेशन वाज डिनाइड। लाइकवाइज 2009 and 12 इंडियन BrahMos missile failed to hit its target in trial operation as the US shut off its GPS। So such incidences जो है necessitate the need for, इसी वजह से फिर हमने नाविक के ऊपर जो है वो फेस किया, फोर्स किया और इसको बनाया अच्छे से। But this is very very important article। इसको प्री मेंस दोनों में मैंने आपको समझा दिया कैसे आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। So this is all for today। सारे के सारे आर्टिकल, सभी के सभी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर थोड़ा आपको लगा कि मेरी स्पीड ज्यादा है तो प्लीज आप इसको रिप्ले करके देखो, लेकिन इसको जरूर अच्छे से ग्रास्प करो so as to get success in your prelims as well as mains। Thank you so much। प्लीज गिव मी योर फीडबैक, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और फीडबैक जरूर करो। थैंक यू अगेन।